अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। बैठक के गोस्ट सेशन के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज थोड़ा सा पैनल हमारा चेंज है। काजी आरिफ साहब हस्बे मामूल जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो कांस्टेंट एक है। एक, एक पार्टनर है हमारे, वो तो हैं, लेकिन साथ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त अल्ताफ़ अहमद वज़ीर साहब मेरे भी भी हैं। हैं, मेरे अस्सलाम भी हैं। वालेकुम। आपको तो खैर बाद में बने। तो हम्म, सोचा कि एक पैनल डिस्कशन वाला सीन करते हैं। मौजू भी बड़ा दिलचस्प है। आप सबको पता होगा कि ओलंपिक शुरू हो चुका है, पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है, और खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। ना सिर्फ खेलों के हिसाब से, पीआर के हिसाब से, बाकी बहुत सारी पॉलिटिक्स इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। उस हिसाब से ये बहुत बड़ा इवेंट है। उस पर हम बात करेंगे कि उसकी ओपनिंग तकरीब के साथ क्या हुआ, उसमें जो पार्टिसिपेंट ममालिक हैं उनमें किस तरह भेदभाव रखा जा रहा है, दुनिया किस तरह मुनाफ़क़तों के दरमियान चल रही है, शैतानी निज़ाम किस तरह से यूरोप को या मगरब को अपने शिकंजे में जकड़ता जा रहा है। तफसील से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। शुरुआत करते हैं काजी आरिफ साहब से। काजी आरिफ साहब, आपको एक मज़े की बात बताऊँ। हम्म। ओलंपिक शुरू हुआ पेरिस में, हम्म। ठीक है। अब बेसिकली ओलंपिक्स की जो इब्तदाई तकरीब होती है ना, मैं अपनी मालूम यादाश्त की बात करूँ तो एथेंस ओलंपिक्स पहले ओलंपिक्स है मेरी मालूम यादाश्त के। मतलब मैं आई वॉज मेच्योर इनफ के जो 14 ईयर्स ओल्ड। हाँ, 12 और 14 ईयर्स, 2002 2004। 2004 में हुए थे। हाँ, हाँ, तो 14। हाँ। मुझे पता है पेरिस ओलंपिक्स का, ठीक है। अच्छा, बीजिंग ओलंपिक्स मुझे पता है। अच्छा, इस दौरान जितनी भी ओलंपिक्स हुए, चाहे अपना चाइना का ले लें या उसके बाद के ओलंपिक्स ले लें, हमें पता है कि भाई कि क्या तकरीब होती थी और किस तरह से होती थी। उसमें जो बेसिक काम होता था ना तकरीब में, वो होता था कि उस मुल्क की सकाफत, को हाँ। उसकी तारीख, उसकी तहजीब, कि कहाँ से उठ के आए हैं, कौन लोग हैं, ये सारी दुनिया को अपना एक इंट्रोडक्शन कराना होता है। बेसिकली सारी दुनिया की नज़रें उस पर होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट ओलंपिक, सारी दुनिया के ममालिक इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ, इसका क्या सीन था कि ये सारा मौकरी पे था। देखें, दुनिया में ना सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे जो ममालिक हैं उनमें तो इतना शायद ना होता हो, बट ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिन्हें हम कहते हैं, ये छोटे छोटे सिंबलिज्म जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके सबकॉन्शियस पे असर डालता है, आपके दिमाग के खानों में एक मेमोरी डालता है ये। सीन क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी को इतने बदतरीन तरीके से मॉक किया गया कि भाई एक बड़ी मशहूर पेंटिंग है जिसे लास्ट सपर का नाम दिया जाता हाँ। है, लियोनार्डो। डाविंची की पेंटिंग है। अच्छा। अच्छा, लियोनार्डो डाविंची की वो पेंटिंग है द लास्ट सपर। बेसिकली वो उस मोमेंट को डिपिक्ट करता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे लटकाना का फैसला कर लिया गया था ना, तो उससे एक रात पहले जब उनके उनके सहाबी या वो सब एक साथ एक टेबल पे बैठे थे, तो उस आइकॉनिक मोमेंट को वो पेंटिंग कवर करती है। हम्म। इन्होंने क्या किया, वही चीज़ जो है रेप्लिकेट की, लेकिन किससे? ड्रैग ड्रैग क्वींस, ड्रैग क्वींस या ट्रांसजेंडर्स, मॉक करते हुए। मतलब खुले आम आप जो है ना मज़हब को समझोगे। अब उसका पेरिस फ्रांस की तहजीब से क्या लेना देना था? सही बात है। आप करते भाई ठीक है, आप अपने बादशाहों की बात करते, आप नेपोलियन की बात करते, आप अपने आर्ट की बात करते, समझ में आता है। आपने ड्रैग क्वीन इवेंट बना के रख दिया बेसिकली इसको। हम्म। अच्छा, दूसरा क्या सीन था, एक और सिंबल कि इस्लाम में तो नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में बुक रेवलेशन है एक, जिस तरह हम लोग क़यामत की निशानियाँ पढ़ते हैं ना, उसमें वो लास्ट टाइम्स के बारे में बताया गया है। हम्म। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है पेल हॉर्स का। पेल हॉर्स को बेसिकली मौत की अलामत करार दिया गया है बाइबल में, कि भाई वो घोड़ा मौत की अलामत होगा, उसके पीछे मुसीबतें सब चीज़ें आएंगी, इंसानियत पे हमला करना एंड ऑल दैट। यहाँ पेल हॉर्स आ रहा है जी, झंडा उठा के ओलंपिक्स का। यानी कि आप खुले ओह। आम, हम चलो मजीमे को बता बोलते हैं, हर रहे चीज़ में साजिश तलाश करते हैं, आप खुले आम जो है एक मज़हब को टारगेट कर रहे हो। देखें, ईसाइयत से हमें मसाइल हैं, ठीक है, वो अलग मज़हब है, हमारा एक अलग मज़हब है, लेकिन ईसा जितना उनके लिए है ना, उतना हमारे उतना ही लिए। हमारे लिए भी है। हम्म। तो आपने बेसिकली ओलंपिक की इफ्तिताई तकरीब को शैतान की तकरीब बना दिया ऐसे। खुलेआम, जस्ट बिकॉज कि ये इनसिक्योर था। मैक्रोन, फ्रांस का जो वज़ीर आज़म है, कि ये अब शिकस्त खा रहा है वहाँ पर फ्रांस में, वहाँ पर राइट विंग उठ रहा है। इसके बाद, इस वाक़ये के बाद आप ट्विटर देखें, तमाम दुनिया के क्रिश्चियंस जो है ना वो एहतजाज पे चले गए। ट्रंप ने भी आ गया भाई, इनफैक्ट ये इलॉन मस्क
इसने तो एक ट्वीट शेयर की है कि वोकिज्म इज अ थ्रेट टू सिविलाइजेशन। ये बात अगर हम लोग करते थे ना हाँ 2-3-4 साल पहले, हाँ तो हम तो चलो जी, Cancel हो कंट्रोवर्सी जाते हैं। एक्सपर्ट हम तो हैं ही फंडामेंटलिस्ट हैं, जाहिल हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हम यूरोप तो देखो वो बाप बना हुआ है यूरोप। आज इतना बड़ा बंदा वो ऐसी ट्वीट शेयर कर रहा है कि वोकिज्म इज अ थ्रेट टू सिविलाइजेशन। इन द एंड ये जो ड्रामेबाजी लगाई हुई है ना, ड्रैग क्वीन, वो सिम्पसन बंदा हुआ है, औरत बना हुआ है, दाढ़ी बनी हुई है, नीला रंग किया हुआ है, गाने गा रहा है, भाई ये ओलंपिक की तकरीब हो रही है। एक पिक्चर तो यहाँ तक आई है कि उसमें जो एक ड्रैग क्वीन बंदा बना हुआ था, उसका एक टेस्टिकल ही बाहर निकला हुआ था। और ये ड्रैग क्वीन वही हैं जो सीधे से बच्चों को टारगेट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि स्कूल्स वगैरह में वाहियात लिबास पहन के हाँ हाँ 7-7, 8-8 साल बच्चियों के साथ डांस कर रहे हैं और अजीब अजीब हरकत कर रहे हाँ, हैं, हाँ, बट आपने कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दे आइडेंटिफाई They are देमसेल्व्स drag एज queens, क्वियर और yes. ड्रैग क्वीन, तो उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। बेसिकली इस सारे जो होते हैं ना, ये एक तो चले सारे ना करो, 90 to 95% कर लो आप। 95% तो वैसे ही बड़ा मशहूर हुआ है अक्सर, ना। हाँ या तो ये पेडोफाइल्स हैं या इनके दिमागी मसले हैं। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। मिस्टर बीस्ट एक बहुत मशहूर यूट्यूबर है, उसका एक साथ एक लड़का था, क्रिस नाम था, क्या नाम था उसका, अब जब सर्च करके मुझे बताना उसका नाम ना। भाई उसकी शादी की, उसका एक बच्चा भी हो गया, उसके बाद उसने कहा भाई आई आइडेंटिफाई एज अ वुमेन। मिस्टर बीस्ट की टीम का मेन मेंबर, और मिस्टर बीस्ट सपोर्ट में, हाँ भाई ठीक है भाई, ये ठीक है, क्योंकि वो भी भाई वॉक कल्चर से सब दबे में भाई, कैसे और आप ये भी हो सोचना सकता है कि मिस्टर बीसी कैसा नाम है। एग्जैक्टली। हम्म, अब मजे की बात पता क्या हुई है, पिछले कोई 3-4 दिन पहले उसकी चैट्स लीक हुई हैं, 4 साल पुरानी, बच्चे से बात करते हुए, 14 साल के बच्चे से उसको आई लव यू बोलता है। ओ टाइसन, क्रिस टाइसन इस तरह का कुछ नाम है उसका ना, एवा क्रिस अब नाम रख लिया उसने। एवा नाम वो खातून है। बच्चाबाजी करते रहे हाँ जब तक मर्द थे, हाँ और जब तक हैंकी पैंकी वाला सीन हुआ कि अब वो चीज़ें मिल नहीं सकती इस तरह से, तो अब औरत बन जाती हूँ, औरत बनूंगी, लेकिन शौक तो वही रहेंगे, शौक थोड़ी बदलते हैं। अचानक से उसको, मतलब वो 4 साल पहले तक बच्चा बाज था, अब उसके खिलाफ बड़ी वो चल रही है, और भी लोग उठ उठ के आ रहे हैं, तो उस बच्चे को पता ही नहीं था कि मुझसे बातें कैसे कर रहा है। हम्म। अब उस बच्चे को पता चला कि यार ये मुझसे किस तरह की बातें कर रहा था, तो मुझे घेरने के चक्कर में था, तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए, और एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए या फलाना गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें मिस्टर बीस के प्रोग्राम में लेके आ सकता हूँ। सर ये गेम है। अब ये वेस्ट में राइट विंग खड़ा हो गया तगड़ा होके। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया है, और एक बहुत मज़े का नारा इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में स्टार्ट किया कि सेव आवर किड्स, कि हमें आने अपने वाली बच्चों को इनसे बचाना है, हम्म, कि स्कूलों के अंदर ये घुस गए हैं, हर चीज़ के अंदर ये घुस गए हैं। और वही बात है, 18 साल से कम उम्र बच्चा वोट नहीं दे सकता, शराब नहीं पी सकता, बट वो जेंडर लेकिन वो उस 12 साल के Gender बच्चे कहते हैं कि मैं तो identify, लड़की हूँ, तो सर आप फिर मजबूर हो सर, वो मानो उसकी बात को। यार जहांगीर इसमें ना एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वक्त ना, ये 2 चीज़ें मेरे भी दिमाग में आ रही हैं। उसमें एक चीज़ है, कुरान की आयत है ना, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए अहले किताब से कि अहले किताब उस कलमे की तरफ आ जाओ जो मुझ में और हम में और आप में मुश्तरक है। मुश्तरक है, यार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम में और उनमें मुश्तरक है। बेशक। हमें इस वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खड़े हों, सही है, क्योंकि इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि हज़रत ईसा के लिए अगर हम खड़े होते हैं, उनकी हुर्मत के लिए खड़े होते हैं, तो लामुहाला अगर हज़रत ईसा को ज़ाहिर वो एक वो एंटिटी कंसीडर करते हैं जो मुक़द्दस हैं, तो ये नतीजा निकलेगा आप अलैहिस्सलाम की भी तकद्दुस की तरफ ना। आप ये देखें इस चीज़ को ज़रा ना, अगर आप थोड़ा देखें, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ उन्होंने हज़रत ईसा के तकद्दुस में ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ के बाद यहाँ तक पहुँच गई, हम आप अलैहिस्सलाम के तकद्दुस में कॉम्प्रोमाइज़, अब बात वही है ना कि हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो खुदा ना खासा फिर बात हमारी हम यहाँ तक पहुँच जाएगी। एग्जैक्टली। एक दफ़ा आपने ढील दे दी। अब बहुत सारे कॉमेडियंस आप देखते होंगे, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में मजाक करते हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मजाक नहीं करते, क्योंकि मुसलमानों ने गुंजाइश नहीं रखी हुई, वो नाम रखेंगे इस चीज़ पे कि कोई मजाक उनके नाम का किया जाए, हालांकि वो आज़ाद माहौल में रहे सब, फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होती है। अब हमें ही करना चाहिए कि हम हज़रत ईसा भी तो हमारे नबी तो है ना, वो हम उनके लिए भी गुंजाइश न रखें। हम आज खड़े हैं क्रिश्चियंस के साथ, और हमें खड़ा होना चाहिए, और इंटरनेशनल लेवल पे भी और आलमी सतह पे भी हम खड़े हों कि भाई ये
हज़रत ईसा का मजाक उड़ाने का मतलब ये कि आपने हमारे नबी का भी मजाक उड़ाया है ना। Exactly. वो हमारे नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसे उनके ही बाद है। उन पे ईमान लाए बगैर हम मुसलमान नहीं हैं। हम्म। आपने ये लेवल पहुंचा दिया है कि आप एक ड्रैग क्वींस के ज़रिए से ओलंपिक्स इंटरनेशनल पूरी दुनिया में आप उसको वो कर रहे हैं, और आपने उसको मजाक बना के रख मजाक दिया बना यार। दिया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। ओलंपिक्स को ना हमेशा से तारीख में आप देखा जाए तो कभी कभार काफ़ी सारी गवर्नमेंट इसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल भी इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी डिफीट हो गया था, वाइमर रिपब्लिक आ गई थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जब वो अपनी दोबारा रीबिल्डिंग स्टेज में आए थे, नाजी पार्टी गवर्नमेंट में आ गई थी, तो 1936 का ओलंपिक्स हुआ था बर्लिन में, जर्मनी के अंदर। और वहाँ पे हिटलर ने उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, आई थिंक 3 साल के बाद स्टार्ट हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में। 39 बट उसके बाद बड़ा अच्छा एक वो आ गया था, क्या क्या कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म, कि वो अपनी नाजी आइडियाज़ और नाजी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करे, उस पर लेके चले। ऐसा कोई इंसिडेंट वगैरह नहीं हुआ था। इसी तरह आप इसकी एग्जांपल देखें आप, जैसे 2000 का वो हुआ था ओलंपिक्स सिडनी में। सिडनी था, मेलबर्न था, आई डोंट रिमेंबर, बट उसमें ऑस्ट्रेलिया जो था, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया को एज अ वर्ल्ड पावर कंसिडर करते आफ्टर 2000, तो उनके पास सिडनी था, सिडनी हाँ, तो ओलंपिक्स। उनके पास एक मौका था कि वो अपने आप को अनाउंसमेंट करेंगे, भाई हम भी इतना बड़ा इवेंट करा सकते हैं। सिमिलरली चाइना में, क्योंकि चाइना का 1990 से वो 2030 रेवोल्यूशन चल रहा था, यस, कि वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के 2008 बाद, का ओलंपिक्स चाइना में एग्जैक्टली, हुआ था। तो चाइना उसी ओलंपिक्स के बाद ही लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि चाइना एक सुपर पावर बन गया है। तो ये तारीख में इन जैसे मोमेंट्स को अक्सर यूज़ किया गया है। इस बार जो यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि इस दफ़ा इट्स नॉट अबाउट कंट्रीज एनी मोर, इट्स नॉट अबाउट नेशन, इट्स नॉट अबाउट रेस, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स और जियो पोलिटिकल एडवांटेज, इट्स अबाउट प्रोपागेंडा। दुनिया थोड़ी चेंज हो गई है, और जो कुरान में भी लिखा हुआ है और काफ़ी हम पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से, कि आखिरी जंग जो होगी वो गुड वर्सेस इवल की होगी। इस्लाम वर्सेस ये वो नहीं होगा, ना अमेरिका वर्सेस रशिया जंग होगी। बेसिकली वो उसको तोड़ेंगे इस तरह कि मतलब एक गुड वर्सेस, दो जमातें बनेंगी हाँ, दो basically। जमातें, एक गुड है और एक बैड है। अब वो ज़रूरी नहीं कि जो गुड है वो सारे इस्लाम मुसलमान हो, वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं। यस। तो इसको इस तरह अगर आप देखिए, ऊपर से इसी चीज़ में उन्होंने दिखाया है, बेसिकली प्रोजेक्ट किया है। फिर मुझे यहाँ पे डॉक्टर सलाह अहमद की बात याद आ गई कि ईसाई और मुसलमान एक हो जाएंगे, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, तो मतलब तमाम पावर ऑफ गुड्स एक तरफ हो जाएंगे, ईवल एक तरफ हो जाएंगे। उनके लिए हम ईवल है, हमारे लिए वो लोग ईवल है बेसिकली। तो दो जमातें, जंग है मज़हब की और गैर मज़हब की, दैट्स इट। मज़ाहब की कोई जंग नहीं है बड़ी, यही आखिर की बड़ी जंग है। और जो आपने प्रोपेगेंडा की बात की ना, तो उससे एक और आप ये चीज़ नोट करें कि आपको दुनिया वालों की मुनाफिकत नज़र आएगी। हम लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी एक ग्लोबल विलेज बन गई, ओपन माइंडेड, कुछ भी नहीं है। सब के सब वैसे ही मुनाफिक हैं, चादरें चढ़ाई नहीं है, पीआर कैंपेन अच्छी चला लेते हैं अपनी इंसानियत पसंदी की। 2022 में रशिया जो है वो बैन हो गया फीफा से, ठीक है। अच्छा, 2018 से गालिबन रशिया ओलंपिक्स में अपने मुल्क के नाम के साथ हिस्सा नहीं ले सकता। अच्छा, कभी आरओसी के नाम से, अभी एआईएन के नाम से उनके एथलीट आज़ादाना तौर पे आते हैं एक डिफरेंट झंडे के साथ। ओ, और 2022 वाला बैन इसलिए लगा कि भाई यूक्रेन के खिलाफ जंग स्टार्ट की है। अब जंग स्टार्ट की है तो हमारे उसके खिलाफ जाता है एंड ऑल दैट, तो हम इसको, फीफा कहता है हम उसको इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरी जानिब इजराइल हिस्सा ले रहा है अभी अपने झंडे से, अपने नाम के साथ। डबल स्टैंडर्ड। सोवियत चलो बात की बात होगी, रशिया ने 1990 से लेकर आज तक इतने बंदे नहीं मारे होंगे जितना इजराइल ने पिछले कुछ 4-5 महीनों में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी दुनिया चीख रही है इसराइल को क्यों नहीं फीफा से बैन किया। इनफैक्ट मैं नाम ले रहा हूँ ना इस चैनल पे इसराइल का, मुझे एक और स्ट्राइक आ जाएगी। एक बहुत बड़ा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, वो बातें करता है इस तरह की। तो उसने कोई एक फजूल सी बात की कि भाई ये इसराइल के अगेंस्ट ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। या मैं उसको ज़ायनिस्ट लिखना चाह रहा था, तो इंस्टाग्राम ने मुझे नहीं लिखने दिया कि ये हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। अच्छा, इस पे ना उन्होंने काउंटर बनाया हुआ है, ये जो टर्म है ना एंटी सेमिटिज्म, ये बेसिकली उन्होंने किया ये कि इनको पता था कि भाई प्री प्लान था कि वो अगले 50, 60, 70, 80 सालों में ये दुनिया को चेंज करेंगे, बर्बादी मचाएंगे, कत्लेआम करेंगे, गवर्नमेंट गिराएंगे, हर चीज़ करेंगे। अब या तो खुद करें या तो अमेरिका के थ्रू करवाएं। तो उन्होंने डिफेंस के तौर पे एक नया टर्म इजाद कर दिया, एंटी सेमिटिज्म। अगर आप बात करोगे इसराइल के खिलाफ, असल में वो दुनिया को बताना ही चाह रहे हैं कि भाई जुडिज्म जो है वो इसराइल, एग्जैक्टली, जबकि वो है, जबकि है वो थोड़ी डिफरेंट चीज़। वो एक वो बेसिकली एक नाजी उसका कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, थोड़ा ज़ायनिस्ट कॉन्सेप्ट है, उसके अलग मसले हैं, और जुडिज्म एक अलग रिलीजन है, उसके अपने कुछ चीज़ें हैं। तो उन दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया है, तो ये काउंटर करते हैं। और जो आप यूरोप की बात करें ना, यूरोप में देखें सर अभी कुछ है नहीं। यूरोप इस टाइम खोखला है, कुछ नहीं है, ना कोई नेचुरल रिसोर्स है,
उनकी इकॉनमी सारी फ्रेजाइल हैं, इकॉनमी गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। एक रशिया ने जब वो अटैक किया, तेल की जो गैस की पाइपलाइन बन गई, उनकी हालत टाइट हो गई। तो यूरोप इज़ ऑलरेडी ऑन द डिक्लाइन। दैट्स वाई ट्रम्प इज़ वेरी सीरियस, बिकॉज ट्रम्प इज़ वेरी बिजनेस माइंड पर्सन। वो डेमोक्रेट तो नहीं है, वो रिपब्लिकन है। वो रिपब्लिकन भी ना, वो जो भी हो, वो एक बेसिकली बिजनेस से ऊपर आया है, वो सेल्फ मेड मैन है। तो उसने क्या किया, एक पूरी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके उसको यही फैसला किया कि भाई मुझे नेटो के साथ खड़ा नहीं होना। अमेरिका फर्स्ट इसलिए एग्जैक्टली। तो उसने नारा लगाया। अब वो नेटो की भी थोड़ा डर है, तो नेटो भी चाह रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आए पावर में, ताकि नेटो को सपोर्ट मिलती रहे। कोई नेटो के साथ अगर अमेरिका नहीं खड़ा होगा तो नेटो का पर्पस ही किल हो गया। किल हो गया, एग्जैक्टली। हम्म। प्लस कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि आइडिया ऑफ यूरोप ना, कि मैंने कहा यूरोप 100 साल पहले एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार पीट रहे थे। ऐसा ही है। आइडिया ऑफ यूरोप इज जस्ट 60, 70 और 80 ईयर्स ओल्ड, हार्डली। हम्म, 80 साल में आप किसी सिविलाइजेशन के आइडिया को जज नहीं कर सकते, कोई पीरियड नहीं है। हम्म, अभी तो सिर्फ शनाख्त का मसला आया ना, इनको 10-20 साल और दो, ये एक दूसरे को कच्चा खाएंगे, क्योंकि हम तारीख से कच्चा खाते आए हैं। ब्रेक्सिट की एग्जांपल जैसे। मतलब देखो, नहीं, अब पहले भी like पहले भी अगर पहले भी 17, इससे, 18 ये तो century में ब्रेक्सिट तो अभी की बात है ना, ये लोग खुद कच्चा खाते आए हैं। ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप का इतना बड़ा पंगा होता रहा है। मसला सिर्फ हमारे साथ पता है क्या हो गया, कि हमारा जो अदीब था, हमारा जो फिलोसफर था ना, ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार था। मरूब हो गया, सही है। ये मरगूब हुआ उनसे और बताया कि देखो तुम कितने थले लगे हुए हो, वो कितने ऊंचे महान हैं। उतने ऊंचे महान हैं तो 100 साल पहले तक यहाँ के अचार लेने आए हुए थे हाँ, ऐसा ही है। हमारे खिते में। और यहाँ के लड़ रहे थे कि वो ऐसा ही है। एग्जैक्टली। अब ये सारा गेम चल रहा है। अगर हमारा अदीब मुखलिस हो जाए ना अपनी कौम के साथ, देखो जिस तरह 80 साल का कोई आइडिया नहीं होता ना यूरोप को जज करने का कि कितना लंबा और चलेगा या क्या आगे इसका फ्यूचर है, ठीक इसी तरह आप अपनी कौम को भी 70-80 साल से जज नहीं कर सकते। वो तो चलो फिर एक अरसे तक साथ रहें, भले जंगें लड़ते हैं, जो भी करते हैं, ठीक इसी तरह हम भी एक आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन है, मिक्सचर ऑफ सिविलाइजेशन है भाई। तुर्क सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, उन तीन का मिक्सचर है हम लोग जो दरिया सिंध पे आके बैठे हैं। इट विल टेक टाइम कि हमें एक होना पड़ेगा। एक कौन करता है, एक बड़े मज़े का एक कॉन्सेप्ट है न्यू मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्स, ठीक है। एक एंथोनी साहब थे, पॉलिटिशियन थे, फिलोसफर थे, उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दो क्लासेस हैं इंसानों की, एक वो जो राज करते हैं और एक और वो दूसरा जिनपे- गरीब तबका जो उनके राज की वजह बनता चलाता रहता है। हम्म, न्यू मार्क्सिज्म में था कि भाई कि एक बीच की क्लास भी है, वो है अदीब की क्लास, फिलोसफरी क्लास। ये अगर हो जाए ना, बुरा हो जाए, पैसे हो का जाए। पुजारी हो जाए, तो ही मेक श्योर कि वो कभी उसकी तरफ ना जाए, ऐसा ही है। नीचे वाला ऊपर की तरफ ना जाए, उसको शिकवा ना उस पे करे। राजी, तो उसी पे राजी रहे, ताकि वो पिसता रहे और वो ऊपर चढ़ता रहे। ये अगर इंसान का बच्चा बन जाए ना, तो इसके दरमियान एक और क्लास आ जाती है, इसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कहते हैं, जो ब्रिज कम होता है इसका, क्लासेस का। हमारे जो फिलोसफर तबका था ना, उसने कभी ये ब्रिज कम करने की कोशिश ही नहीं की। उसने यहाँ से फ़ायदा उठाया और यहाँ के एलीट को एंजॉय किया। यार उसकी वजह जहांगीर, अगर थोड़ा सा हम देखें ना पिछले 70-80 सालों में, 70-80 नहीं, 100, 120, 150 साल, तो कॉलोनाइजेशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। कॉलोनाइजेशन का इतना इम्पैक्ट आया है कि यार ज़बान क्या चीज़ होती है। मतलब आप ज़बान से लोगों को जज कर रहे हैं कि फ़लानी ज़बान बोल रहा है तो ये बड़ा काबिल बंदा है। आपको नहीं पता कि वो इसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, बस आपको ये किसी फ़लानी ज़बान में अगर फरफर बात कर रहा है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आप न्यू मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं ना, ये सेटअप उन जगहों पे होता है जहाँ पे लोगों का मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, या इवन अगर हम बात करें ना वो लोग उनके जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हो। लोग यहाँ पैसे लेके ज़िंदगी पैसे के हिसाब से अच्छी करके खुश हैं, उनको लगता है उनका लाइफ गोल अचीव हो गया है। वो जो आप बात करो ना कि यार फिलोसफर, एक अदीब, एक सोचने वाला, एक इंटेलेक्चुअल बंदा, यार कितनी मिनिमाइज होती जा रही है क्लास, कितने कम होते जा रहे हैं। और ये खतरनाक सूरत हाल है कि जिसमें लोगों में सोचने वाले, यार मसला क्या है, सुबह से टेंशन शुरू होती है कि घर पे भूखे बच्चे हैं, ये है वो है, एक्स वाई जेड है। सुबह से शाम तक बंदा मेहनत करता है, घर जाके बच्चों को खाना खिलाया, 1-1.5 घंटा उनके साथ खेला, सो गया, फिर सुबह से शाम तक मेहनत शुरू। आपने सोचने का टाइम कहाँ छोड़ा है उसके लिए। और मोर देन 70-80% पॉपुलेशन का यही हाल है, यही साइकिल है। रेड साइकिल डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, चूहा जिस तरह उठता है, हाँ, सोता है, खाता है, वो पीता है, जिस तरह जाता हमने है। बात नहीं की थी, बिल्कुल यही सूरत हाल है। ऐसे में क्या इंटेलेक्चुअल्स। इसमें सिर्फ कॉलोनाइजेशन का नहीं है। इसमें अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं, आप 1400 ईयर्स की वो ले लें आप, इस्लामिक जो भी जब से इस्लाम आया History. है, हिस्ट्री उठा लें आप पूरी,
और आप गिनती पे आप याद कर लेंगे वो कौन से ऐसे मोमेंट थे जो मुस्लिम कैलिफेट या मुस्लिम किंगडम्स या सल्तनत जो थी वो सक्सेसफुल थी। वो थी शुरू के 4 खलीफों में, उसके बाद वो उमर बिन अब्दुल अजीज, उसके बाद एक उमय्यद आए, फिर अब्बासिद आए, उन्होंने भी ग्रो किया, सब चीज़ें की। हम्म, बट इस्लाम का ना बड़ा सिंपल है, वी एज अ मुस्लिम्स द मोमेंट वी आर अस्ट्रे फ्रॉम आवर रिलीजन वी कैन नेवर प्रॉस्पर, एज सिंपल एज दैट। आप अगर लोग तो ये कहते हैं कि जो असली क़यामत आई थी जो उस ज़माने के लोग समझते थे, वो समझते थे जब हलाकू खान ने अटैक किया था, क्योंकि उस ज़माने में बगदाद उसने बर्बाद कर दिया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, तो लोग समझते क़यामत आ गई थी। फिर वो एक कम बैक मारा मुसलमानों ने, बेबरस एक जनरल थे उन्होंने हराया उनको, ममलूक डायनेस्टी स्टार्ट हुई वहाँ से। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप कॉलोनाइजेशन की बात करें ना, यूरोप कुछ भी नहीं था, यूरोप वाज नथिंग। अगर आप 1580s तक आए हैं आप, तो भाई यूरोप कब स्टार्ट हुआ है या यूरोप का कब से आप कह सकते हैं कि रिकवर हुआ है? वो हुआ है सीज ऑफ वियना से 1530s के अंदर। तो एक बादशाह हुआ करते थे उस्मानी सल्तनत के, वो थे हुक्मरान थे, सुल्तान होते हैं ना, हाँ सुल्तान थे, उनका नाम था सुलेमान द मैग्निफिसेंट। तो उन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन्स किए थे, काफ़ी सारा इलाका यूरोप से छीन लिया था, बट हुआ ये कि उन्होंने एक वियना पे सीज किया। अब वो मेरे ख्याल से उनकी गवर्नमेंट में था ये, बस इट वाज समथिंग इन द 16th सेंचुरी एंड दैट सीज फेल्ड बिकॉज एक बड़ा मशहूर पॉलिश जनरल था लुबिस्की के नाम से, उसने बड़ा मशहूर कैवलरी चार्ज किया था हंगेरियन हुसार्स का। हंगेरियन हुसार्स एक कैवलरी का रेजिमेंट था, कैवलरी घुड़सवार। हाँ, तो उन्होंने चार्ज किया, वो जंग वो हार गए। वो सीज ऑफ वियना जब ख़त्म हुआ उसके बाद से आज तक कभी भी मुसलमान सल्तनत जो है वियना से आगे नहीं पहुंच पाई। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह अगर थोड़ा पहले आप चले जाएं उसी गवर्नमेंट के अंदर, मतलब उसी सल्तनत के अंदर, सुलेमान द मैग्निफिसेंट के अंदर, तो एक और बड़ी मशहूर बैटल थी, बैटल ऑफ मोहाक। कभी आप पढ़ना इस बारे में। तो बैटल ऑफ मोहाक में ऐसी शिकस्त दी थी उन्होंने यूरोपियंस को कि हंगेरियन पूरी एम्पायर बर्बाद हो गई थी। आज तक हंगरी में उसको याद करते हैं कि हंगरी ये जंग हारा था उस्मानियों के खिलाफ। अब जब वो मूवमेंट आप हारे ना, तो उसके बाद ये अब देखे ना, एक बादशाह था यूरोप में, हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी, फ्रेंच डायनेस्टी थी, डिफरेंट डायनेस्टियाँ चल रही थी। बादशाह हमारा बेटा बन गया, हल्का फुल्का तो था हुआ होगा नहीं कि बेटा बन गया फिर उसका बेटा बन गया। उस्मानियों में क्या था, जंगली सिस्टम था कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल विल बिकम द सुल्तान। ये जो होता था, वजीर होते थे उनके, वजीर अलग साजिश कर रहे हैं। वो जो उनके जो स्पेशल ट्रूप्स होते थे, क्या नाम था उनका बड़ा मशहूर, जेनिसरी, उनका अपनी गुंडागर्दी चल रही सबकी थी। अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली तो यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। जब यूनिटी नहीं है, अब आप खुद बताओ ना, आप बोलते हो अपने आप को इस्लामिक गवर्नमेंट है, बड़ा इस्लाम से दूर हो और आपने सेशन को फॉलो नहीं किया, ठीक है ना, और आपने जंगली सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, तो आप डाउनफॉल पे चलते रहे। जब आप डाउनफॉल पे चलते रहे तो आपकी मिलिट्री वीक होती रही, बिकॉज उस ज़माने में टेक्नोलॉजी का गेम था। आप जो है वो तीर कमाने फंसे हुए हो, वो लोग फंसे, वो आगे चले गए, मस्कट पे आ गए, आप मस्कट तक पहुँचे, वो आगे तक चले गए। तो आपकी जो मिलिट्री डिफीट्स थी, क्योंकि उस्मानी एम्पायर अगर देखा जाए सही मानों में बर्बाद हुई है 1600 में, ख़त्म हो गई थी वो। 17, 18, 19 तो उसको सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते खींचा है थे, बस, हाँ खींचा है उसको। अगले तो 300 साल थे, उन्होंने कुछ भी नहीं पटा। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो हारे, वो गैलीपोली का कैंपेन उन्होंने एक अच्छा लड़ लिया था फ्रांस और उसके खिलाफ, यूके के खिलाफ, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, वो उन्होंने डिफेंड अच्छा कर लिया था। ओवरऑल दे वर लाइक गेटिंग डिफीटेड बाय रशिया, बाय बैल्कन स्टेट्स, इतने सारे मुल्क उनके ऑलरेडी वजूद में आ गए बैल्कन एरिया में यूरोप के, इवन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये डाउनफॉल पे थे, क्योंकि वजह ये थी, इन्होंने भाई ना साइंस में तवज्जो दी, ना टेक्नोलॉजी में तवज्जो दी, ना एजुकेशन में तवज्जो दी, इन्होंने कुछ भी वो नहीं किया। इन्होंने अपने उसमें लगे हुए थे, अयाशियों में लगे हुए थे, चीज़ें फॉलो नहीं करते। बेसिकली क्या था मकसद, क्या था, इस्लाम से दूर थे। अब ऑल दिस पीरियड के बीच में ना उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम तो वो कहते हैं ना, हमसे अंग्रेज़ जो हैं 100 साल 200 साल 300 साल आगे, उसका मकसद ये बात कहने का कि दे स्टार्टेड यू सेलिंग सॉफ्ट पावर वे बैक 500 years ago, or the Europe started selling you soft power कि we are better than you, we are more equipped than you, we are more educated than you, we have better weapons than you। इसी तरह वो उन्होंने वही चीज़ पकड़ी और अपनी सारी कॉलोनीज में डाल दी। इंग्लिश सीखो जॉब मिलेगी, इंग्लिश कस्टम अप्लाई करो। तो ये उनका प्री प्लान था, जैसे ऐसे मुसलमान जो पूरी दुनिया में आजकल यहाँ फंसे हुए। मुझे बड़ी मज़े की बात याद आई आपकी इस बात से, जिस तरह आपने कहा ना कि उस्मानियों में कोई पावर स्ट्रक्चर नहीं था कि बादशाह कौन आएगा, हर बंदा अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। तो उससे क्या हुआ, अवाम के दरमियान और मुनार्क के दरमियान कोई रिलेशन कायम नहीं हो पाया। हर बंदा कहता है ना, वो किसी ने कहा ना कि एक बंदा गया बिच्छुओं की बस्ती में, तो उसने कहा मुझे बात करनी है इनसे, कोई मामलात होंगे उससे। तो उसने एक बिच्छू को पकड़ा कि भाई कि तुम्हारा बादशाह कौन है, सरदार कौन है।
तो उसने कहा जिसकी दुम पे हाथ लगा वही सरदार है। तो मुसलमान का ये सीन हो गया उस्मानियों का खास तौर पे कि भाई कि हर बंदा खुद को ना उम्मीदवार समझ लग गया बादशाहत का। उससे क्या हुआ, अवाम के दरमियान और मुनार्क जो भी था उसके दरमियान कोई बाउंड नहीं बन पाया, कौम नहीं बन पाए, मजबूत कौम। यही वजह है कि अगर आप बैक इन द डे चले जाएं, फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली बादशाहत का और चर्च का गठजोड़ था, अवाम पिस रही थी। हाँ। एक वक्त आया बादशाह को उस गद्दी से उतार दिया गया, फिर जिन्होंने गद्दी से उतारा उनके आपस में फड्डा हो गया। आधों ने कहा बादशाह को लटका दो, आधों ने कहा बादशाह सिंबल रहना चाहिए, एज अ सिंबल ये जरूरी है कौम की यूनिटी के लिए। बात नहीं मानी गई, बादशाह को काट दिया गया। फिर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन कितनी तारीख, कितना खूनी वो उसका है, वो किसी दिन हम तफसील से बात करेंगे। फिर वो खत्म डिक्टेटरशिप पे आगे फिर आपका बैठ गया जी आपके इनके फेवरेट नेपोलियन साहब। अच्छा ठीक, यही चीज़ देखो कि बादशाहत बुरी है, ठीक है भाई बुरी है। इस वक्त भी बरतानिया जो है वो बादशाहत के उस पर चल रहा है, बेशक सिंबल की उस पर है, लेकिन उस बादशाह को ना वो लोग कहते हैं ना कि बाप भले बूढ़ा हो जाए अगर चरपाई भी पड़ा हुआ है ना तो एक आसरा होता है उसका। तो कौम की यूनिटी के लिए ना एक सिंबल होना बड़ा ज़रूरी होता है। ये यूरोप में था, ये उस्मानियों में ख़त्म हो गया था कि हर बंदा अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि ये इसको मैं मार के मैं बैठ जाऊँ उसकी जगह पे, तो वो कौम बन नहीं पाई, तो वहाँ से फिर डिक्लाइन शुरू हुआ। ऊपर से दे वर रूलिंग अ वास्ट एरिया, वो जिसमें ममलूक्स भी थे, उसमें शाम का एरिया भी था, उसमें मिस्र भी था, उसमें वो भी था जेरूसलम भी था, नॉर्थ अफ्रीका की पूरी पट्टी थी, फिर कुछ इलाका ईरान का भी था, फिर टर्की इटसेल्फ था, फिर ये आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सारा इलाका ऑटोमन एम्पायर में था, बहुत बड़ी एम्पायर थी। आपकी मैं बाद में ऐड करूँगा। देखिए एक बात है, जमहूरियत का जो पूरा जो एक चूरन है किसने बेचा है हमें? यूरोप ने बेचा है ना। तो आपके ख्याल से वो हमारे बड़े खैर ख्वाह है कि हमें जो यूरोप वो बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं ना, वो उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये चीज़ बेची है। उन्होंने देखें आपको एक सिंपल मैं आपको बात कर आपसे ये सवाल पूछता हूँ, उन्होंने आपको जमहूरियत बेची, 200 साल से बेच रहे हैं, खुद बैठे हैं बादशाहत के अंदर, ठीक है ना। जमहूरियत का जो एसेंस है, जो जमहूरियत का जो जिस चीज़ पे स्टैंड करती है वो इस्लामिक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सारे लोग बराबर हैं। हदीस है, आई एम नॉट, आप मुझे थोड़ा उसको बयान कर देना, बट वो आप मुझे बता भी रहे थे हदीस के बट जो फजीलत का मेयार तकवा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तकवा है इस्लाम में कि जो जिसका तकवा अच्छा होगा वो ऊपर थोड़ा कंसिडर किया जाएगा। वैसे हर एवरीवन इज क्रिएटेड इक्वल। आपने जमहूरियत में एक सैटेनिक आप लेकर आ रहे हो कि नहीं यार, जानी कबाबी जो है, शराबी जो है, उसका वोट भी बराबर है, और 5 वक्त की नमाजी पढ़ने वाला बंदा है उसका भी वोट बराबर है। तो बुलशिट सिस्टम। और आपको ये बेचा, खुद बादशाहत के मजे ले रहे हैं, खुद सुप्रीम कंट्रोल है। आपने जो बात की ना वो वाली के जो एरिस्टोक्रेसी और नॉर्मल लोगों में जो फर्क था, यूके में भी ये हुआ है। यूके में अब जाके एरिस्टोक्रेट खत्म हो गए, बिकॉज जो मिडिल क्लास थी वो इतनी रिच हो गई कि उन्होंने स्टेट्स वगैरह खरीदना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जिस तरह लॉज भी चेंज हुए। गालिब ने कहा है ना कि इंसान को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, वो इंसानों गिनते हैं। अच्छा, वो जो आपने बात की ना, वो जो फॉल की, उसमें आप अलैहिस्सलाम के दौर में भी ना, ये जो किसरा था ना, खुसरो परवेज़ जो था यहाँ पे पर्शियन एम्पायर का जो है, उसके साथ भी लिटरली यही सीन हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने उसको लेटर लिखा था, उसने लेटर फाड़ा। आपने कहा कि मेरा जिस तरह इसने लेटर फाड़ा है ना, इसी तरह इसकी सल्तनत के टुकड़े होंगे। और लिटरली जैसे ही वो मारा गया, उसको उसके बच्चे ने गालबन कत्ल किया। उसके बाद हर कोई बुरान ये वो हर कोई लगा हुआ था कि यार हम हुक्मरान बनेंगे, और वो यही हुआ। जिसको मौका मिला वो अपने अपने हिस्से लेके अलग हो गया। बड़े मज़े का उसकी मिसाल है कि ये जो उसका जो किसरा का जो था, जो बादशाह था यहाँ के फारस का बेसिकली, उसने अपने यमन के गवर्नर को भेजा था कि जाओ कि माज़ल्लाह हज़रत अस्सलाम का सर लेकर आओ। हाँ, तो ये हज़रत अस्सलाम को उसको कत्ल करने गए थे, वहाँ शहीद करने गए थे ये लोग वहाँ पे। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो हज़रत अस्सलाम ने कहा कि वो तो मर चुका है। तो इनको यकीन नहीं आया कि यार ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है अपना ईरान में, हम आ रहे हैं यमन से, इससे कैसे पता कि ये किस तरह कह रहा है। फिर उन्होंने पैगाम पहुँचवाया पीछे, तो पता चला हाँ भी वो तो टाइम फिश हो चुका है। इसमें मैं अभी बैठे बैठे आप लोगों की बातें सुन रहा था, एक बात मुझे याद आ गई। देखिए भाई, इस्लाम जो है ना, मुसलमान अगर इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा ना, कभी भी कामयाब नहीं सकता, ठीक है। हमारा मसला कह लें, हमारी वीकनेस ही यही है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीनों में से कोई खलीफा होता, हम खलीफे जब होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे एक एरिया के खलीफे होते रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी। वी वर खलीफा बेस्ड ऑन रिलीजन। फ्रेंच अलग थे, ब्रिटिश अलग थे, एक प्रोटेस्टेंट था, एक कैथलिक था, शुरू में दोनों कैथलिक थे,
स्पेन कैथोलिक था, फ्रांस कैथोलिक था, बट एक स्पेनिश थे, एक फ्रेंच थे। हमारा मसला ये है, मसला नहीं कह सकते, इसको हमारी कमज़ोरी है बेसिकली, कि जब हम इस्लाम की गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, कोई इस्लामिक गवर्नमेंट हो, तो वो जब रूल करे तो वो इस चीज़ से अलग होकर रूल करे कि वो कौन सी कौम है अंदर, वो इस्लाम के ऊपर रूल करे। वो और उस्मानी तो लेवल के कॉम्प्रेस थे, एग्जैक्टली लेवल हाँ, के। दूसरा मसला ये है ना कि इस चीज़ को अचीव करना, ये है आइडियल स्टैंडर्ड, जो सिर्फ 4 खलीफा के अंदर था, ये उनके रूल के अंडर आइडियल स्टैंडर्ड होता है। जैसे कॉस्टिंग अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड है, ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें कोई वेस्टेज ही ना हो। अब ये चीज़ 1700, 1800 में, 1600 में, 1500 में अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रही थी, बिकॉज पीपल वर नॉट दैट पायस इनफ, और काफ़ी टाइम हो गया था, तभी इट वॉज बाउंड टू गेट फेल्ड, बिकॉज इवेंचुअली एवरी पर्सन, लाइक वी ऑल मुस्लिम, हम से भी नमाज़ें कज़ा होती हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी सूद करते हैं, हम भी बहुत सारे मसले हैं हमारे अंदर, हम लोग टोटल मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हम इसी चीज़ से आपको मेक श्योर करता है काफिर कि टोटल मुसलमान ना बन जाए, उनको पता है कि जिस दिन टोटल मुसलमान बन गए ना, और ये सही मानों में अच्छे मुसलमान बन गए, इनको कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, एक और मसला हमारे साथ ये भी है ना, हम बहुत ही अपोलोजेटिक हो गए। हाँ, डिफेंसिव पोजीशन है। हम ना मतलब खुद को डिफाइन, अबे नहीं नहीं इस्लाम भाई जो चीज़ है सो है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, उसी पे हमने दुनिया में कुर्बानी की है। और साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, मेडल्स, सर ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ है पावर। आप ताकत में होगे, आपके बच्चे साइंसदानी बनेंगे, आपके मेडल्स ही बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकत का खेल है भाई। ऐसा ही दुनिया में जिस भी मुल्क के मेडल्स बढ़े हैं ना, पहले उसने ताकत हासिल की है। जिस भी मुल्क में साइंसदान है, पहले वो आज़ाद हुआ है गुलामी से, फिर उसने ताकत हासिल की है। कि अब बड़ी आपकी जो आप शायद पॉडकास्ट पे आए थे, आप आए थे, आप लोगों में से किसी बंदे ने बात की थी ना कि जब पहले पेट तो भरे, हाँ, फिर स्पोर्ट्स पे फोकस करें। हाँ। तो भाई यहाँ तो बेसिक ही क्लियर नहीं हो रहा हमारा। कंट्रीज में बेसिक क्लियर है ना, तो तभी वो फोकस कर रहे हैं। अब देखो जो मेडल्स उठाते हैं, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, जो स्पोर्टिंग नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। हॉकी में देख लें, क्रिकेट में देख लें, ओलंपिक्स में देख लें, ओलंपिक्स में भी हर चीज़ में वो आगे। तो ये 5-6 कंट्रीज हैं, यूके हो गया, ये सारे इनके पेट भरे हुए लोगों के, दे हैव मोर फोकस। इटली, जर्मनी, ये फोकस कर रहे हैं भाई सॉफ्ट स्किल्स पे, स्पोर्ट्स पे, इनके पास टाइम है। हम सारे 9 to 5 के साइकिल में किचन मनी फंसे हुए, और वो सिस्टम भी उनकी तरफ से आया है। ऐसा ही है अल्ताफ साहब, गाजी साहब, इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सिकंदर यूनानी दुनिया फतह कर रहा था ना, तो वहाँ से फ़लसफ़ा फूट रहा था, एक तहजीब उठ रही थी, सिविलाइजेशन बन रही थी। सेम गोस विद रोमन्स, जब वो दुनिया फतह कर रहे थे ना, तो तहजीब और तमद्दुन में उनका फूट रहा था। सेम गोस फॉर मुस्लिम्स, जब वो दुनिया फतह कर रहे थे ना, तो इराक में जो है हब बन रहा था टेक्नोलॉजी का। सेम गोस फॉर यूरोप, जब यूरोप दुनिया में कॉलोनाइज कर रहा था ना, तो यूरोप का फिर वो अरूज आ रहा था। ऐसा ही सेम गोस फॉर नाउ अपना यूएस, दुनिया पे जब राज करना शुरू किया 1945 के बाद, जब जंग अजीम हुई, इसने गोद ले लिया यूरोप को, बता दिया मैं ही बापू सबका, तो तब इसमें वो डिफरेंट लेवल का बूम आना शुरू हुआ। ताकत के साथ सारी चीजें आती हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो आपस में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपियन यूनियन बनाया, तो उनको लॉन्ग टर्म गेम पता था ना। इन्होंने आपस में पैक्ट्स किए, जंगें ख़त्म की। फ्रांस जर्मनी का पता नहीं कितनी जंगें हो चुकी हैं, ब्रिटेन फ्रांस की जंगें हो चुकी हैं, मतलब कितनी सारी जंगें हो चुकी हैं, लाखों बंदा मारा है। आपको पता है आफ्टर लाइक आई थिंक आफ्टर 900 ईयर्स और 850 ईयर्स, आफ्टर 850-900 साल के बाद, आई थिंक द फर्स्ट वॉर जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन साथ मिलके लड़े, that was a Crimean war. Oh. Because they have been fighting since 10,000 आपस में ही लगे हुए 100 years war, Franco-Prussian war, sorry, 100 years war, war of Spanish succession, 30 years war, war of Austrian succession, 7 years war, फ्रेंच इंडियन वॉर, ये सारी जंगें उन्होंने लड़ी हैं। और हमें ये दोनों बादशाह में रिश्तेदारी भी थी। हाँ, ये रिश्तेदारी थी बेसिकली। एक जो फ्रांस के नॉर्थ का जो इलाका है ना, नॉर्मैंडी, वहाँ का बादशाह गया था इंग्लैंड को इन्वेट करने। तो बेसिकली इंग्लैंड को काफ़ी अर्से तक एक सेकंड क्लास लैंग्वेज कंसिडर किया जाता था यूके के अंदर खुद से। फ्रेंच ज़बान जो थी वो एक रॉयल ज़बान थी, और इंग्लिश को वो सेकंड। अच्छा, तो ये बेसिकली फ्रेंच डायनेस्टी, हिस्ट्री की वजह से 100 ईयर्स वॉर हुई है। 100 ईयर्स लैंग्वेज की वजह से इसी चीज़ के ऊपर कि असल में बादशाह कौन है दोनों मुल्कों। ओह अच्छा। क्योंकि वो हुआ ये था कि जब वो एक अलग डायनेस्टी निकल गई यूके वाली और फ्रांस वाली रह गई, तो फ्रांस में डिफरेंट डायनेस्टी चल रही थी। अब वो आप अगर पुराना नक्शा देखें ना फ्रांस का, तो नॉर्दर्न पट्टी ब्रिटेनी एक सूबा था, और नीचे एक सूबा था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, साउथ ऑफ फ्रांस में, वो ब्रिटेन के पास था। दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रांस, इट वाज अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। तो जो 100 ईयर वॉर जब ख़त्म हुई है ना, तो इसी बात पे ख़त्म हुई है जब वो सारा इलाका और बेसिकली ब्रिटिश कॉन्टिनेंटल प्रेजेंस ख़त्म कर दी गई।
ओह यूरोप से, हम्म, फ्रांस ने। हम्म, वो फ्रांस जीत गया 100 ईयर्स वॉर, हाँ। ये था। अच्छा एक चीज़ है, अभी जो तुमने बात की ना कि वो हम मुख्तलिफ कौमों में या मुख्तलिफ उसमें भी हुआ हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ना उन्होंने बड़ा आइडियल सा एक वो सिस्टम निकाला था, एक मजलिस आम का और मजलिस ख़ास का। उन्होंने मजलिस ख़ास बनाई जिसमें उन्होंने सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स को रखा और वो उनसे मशवरा लिया करते थे सिस्टम चलाने के लिए। और फिर उन्होंने एक मजलिस आम बनाई जिसमें सारे ट्राइबल हेड्स बुलाए और मशरान। हाँ वो सारे ट्राइबल हेड्स उन्होंने रखे हम्म। और उनसे सिर्फ वो चीज़ें जैसे जो जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें जो उनसे उनको भी ये हो कि यार हमारा ट्राइबल हेड वहाँ बैठा हुआ है। हम्म। सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम इंटेलेक्चुअल चला रहे हैं। वही वाली बात है कि आपने जानी शराबी को वही उसकी भी वोट की वैल्यू वही है और एक आम शख्स की वो नहीं है। इस्लाम ने यही कंसीडर किया है कि भाई तकवा एक तकवे के अलावा भी यार आपका दिमाग कितना स्ट्रेटेजिकली वो चलता है, कितना इंपॉर्टेंट आप किस तरह आप सिस्टम चला सकते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब बनाया जा रहा था ना हुक्मरान, हज़रत अबू बकर जब एंड बिल्कुल चल रहा था, तो गालिबन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत सख्त हैं, आप उनको ना नॉमिनेट करें अगला खलीफा ना। खलीफा। तो हज़रत अबू बकर ने बड़ा तारीखी जुमला कहा, उन्होंने बोला वो इसलिए सख्त हैं क्योंकि मैं नरम हूँ। गुड कॉप बैड कॉप, हाँ एक हाँ नरम हाँ होना चाहिए, एक सख्त होना चाहिए। हाँ। जहाँ सख्ती हो वहीं नरमी रखने वाला भी हो। देखिए वो जो शुरू के 4 खलीफा थे वही हमारा गोल्डन टाइम था। ऐसा ही है। उसके बाद जितनी भी एम्पायर, जितनी भी सल्तनतें बनी है ना, वो एक दे वर नॉट 100% प्योर। दैट्स व्हाई एवरी वन ऑफ देम वाज बाउंड टू फेल। अब्बासिद का जो एंड हुआ, उमैयद भी- का एंड हुआ, ऑटोमन का एंड हुआ, मुगल का एंड हुआ, जितनी भी आप ममलूक का एंड हो गया, फातिमिड डायनेस्टी हो गई, ईरान की पूरी सल्तनत थी, यार आपकी ना सफाविद डायनेस्टी। वो वाला जुमला वही वाला हाँ। इस्लाम से आप हटे आप हटे, यही और फौज देखो आ गई। हमारे लिए यही है। हम अगर तरक्की चाहते हैं ना, हम चाहते हैं सुपर पावर बन जाए, हम अमेरिका की जगह ले लें, वी हैव टू फॉलो द रिलीजन, वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल। यार देखो, अभी हालिया दौर में अगर हम सुपर पावर्स की बात करें ना, तो अमेरिका ठीक हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, सोवियत के ये रूस, सर रूस इस वक्त भी बहुत बड़ी पावर है। क्यों सर? वो अपनी असल से नहीं हटे। हार जाने के बाद, टूट जाने के बाद भी ना, वो कोई ज़रख़ुली गुलाम नहीं बन गए। चाइना सर सबसे धत्कारी हुई नेशन, ऐसा ही है। दुनिया की धत्कारी हुई नेशन थी ये। अपने ओरिजिनल पे रह गए, किसी को अपनाया नहीं, अपना निज़ाम लाए, उस पर डट के खड़े हो गए अपनी कौम के साथ। आज चाइना का खड़ी हुई है। इवन हम सऊदीज को बुरा भला कहते हैं, बट जो भी हो अपने निज़ाम पे खड़े रहे। उन्हीं का चलो हम जमहूरियत ले आए, फलाना चीज़ ले आए, हाँ। जो हमारी कौम के लिए ठीक होगा। हर कौम जो होता है ना, वो डिफरेंटली बिल्ड breed है, होती हाँ, है, ऐसा ही है। ठीक है। सर दर्द भले कहने को सर दर्द हो, लेकिन उसमें माइग्रेन भी होता है, उसमें क्लस्टर भी होता है, उसमें दीगर अक़साम भी होती हैं, हर एक की अलग गोली होती है। यूरोप ने अगर डेमोक्रेसी अपनाई थी ना, तो उसके पीछे ये था, वो तंग थे बादशाह से और पॉप के गठजोड़ से। वो तो जान छुड़ाने का तरीका था उनका कि हमने इससे जो है अपना पावर लेनी है हमने इनसे। सर हम तो ग्रो कर रहे थे स्टेट्स में। इंडिया तो खैर यूनिफाइड इंडिया तो कभी भी नहीं रहा, मुख्तलिफ स्टेट्स थे, हम तो ग्रो कर रहे थे, हमें चीज़ सूट कर रही थी, हम एक निज़ाम से चलना बेहतर जानते थे। अब आपने इतनी डाइवर्स नेशन को जो है डाल दिया। अब पाकिस्तान है, अब लाख हैंकी पैंकी डेंकी कर लो, अगर पंजाबी कौम प्रस्त हो जाएं सारे, तो बस कि हमने एक ही बंदे को वोट देना है, निफाक वही है। तो सर फिर लेके आ जाओ कोई और को। नहीं आ अच्छा, इसमें सकता। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, यूरोप अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिलीजियस, वो देखें उनकी जंग हुई थी 30 इयर्स वॉर कहते हैं उसको, पूरा यूरोप लड़ा है उसमें, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। एक टाइम ही आ गया था उसी जंग के अंदर कि कैथोलिक जो है प्रोटेस्टेंट का साथ दे रहे थे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक का साथ दे रहे थे। तो क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे और मिलिट्री डिफरेंसेस थे, प्लस एक दूसरे के इलाके कैप्चर किए हुए थे। तो यूरोप की आप हिस्ट्री उठाए ना, अगर आप देखें 2 मेन कंट्रीज़ हैं यूरोप में, वो रिसेंटली वजूद में आए हैं, वो हैं इटली और जर्मनी। इटली वजूद में आए हैं लेट 1800s में, सेम गोस फॉर जर्मनी एज वेल। तो जर्मनी का अच्छा खासा पार्ट जो था वो था ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर, जो हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। ओह तो इनका जो बेसिकली मसला हुआ है ना यूरोप का, जो यूरोप पूरा टूटा है, पहले यहाँ पे देखिए 5-6 एम्पायर्स थी। स्पेनिश एम्पायर थी, उसने राज किया 1500 से अराउंड 1700 पे, वो डेड हो गई। फिर उठ गया इंग्लिश ने पहली कॉलोनी बनाई जेम्स टाउन, न्यूयॉर्क के वर्जीनिया के अंदर। उसके बाद उन्होंने पूरा नॉर्थ अमेरिका कैप्चर कर लिया। तीसरे थे फ्रेंच एम्पायर, फोर्थ थी ऑस्ट्रियन एम्पायर, फिफ्थ थी पर्शियन एम्पायर, छठी थी रशियन एम्पायर। ये 6 एम्पायर्स थी। अब मसला ये था कि सेंट्रल यूरोप जो था ना, फ्रांस के जो राइट साइड जितना भी इलाका है, वो बड़ा डिस्प्यूटेड बन गया था। काफ़ी सारे जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी जो कि ऑस्ट्रिया का पार्ट थी, काफ़ी सारी जर्मन स्टेट्स थी जो पर्शिया का पार्ट थी। इनकी बीच में जंगें हुई हैं।
ये जो मेन रीजन था इनके सारे टूटने का, डिफरेंट कंट्रीज बनने का, दैट वाज नेशनलिज्म। रिलीजन जो था ना वो पहले फेल आइडियोलॉजी हो गई थी, सही। रिलीजन फेल हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया कैथोलिक था, प्रशिया जो था वो प्रोटेस्टेंट था। पर्शिया प्रशिया। प्रशिया अच्छा प्रशिया पर्शिया प्रशिया जो था प्रशियन एक बेसिकली स्टेट थी, बाद में पूरी एक कॉम बन गई, पूरा एक आर्मी बन गई, पूरा एक वो मुल्क बन गई थी प्रशिया, पर उसी ने आगे जाके उसको कैप्चर किया पूरा उसको। चलें, कंप्लीट करिए अपनी बात ये। हाँ बोले बोले। ये तो हमने चल तारीख की बात कर ली। हम्म देखिए एक और चीज़ जिसे कहा जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हम्म ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं कि दज्जाल आने से पहले ना अपना एक निज़ाम बनाएगा, हम्म उस निज़ाम के हुक्मरानी करने वो आएगा। बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना होगा जिसमें ममालिक तय होंगे, कौन से उसके साथ के ममालिक हैं, कौन से उसके खिलाफ के ममालिक हैं, कौन से उसके नज़रिए के ममालिक हैं, कौन से उसके नज़रिए के खिलाफ ममालिक हैं। तो ये हमें ये सफ़ें बनना शुरू हो चुकी हैं बेसिकली। यूरोप का क्या फ्यूचर देखते हो यार, कि यूरोप किस तरफ जा रहा है, अमेरिका, यूरोप, ये जो एक वोकिज्म की जो है तहरीक चली हुई है, जिसको एंड ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जा रहा है, ये किस तरफ लेके जा रही है? क्योंकि आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मैंने आपसे बड़ा कोई नेपोलियन का फ़ैन नहीं देखा और नेपोलियन का मुल्क फ्रांस में ये सत्यानाशी चल रही है। नेपोलियन क्या सोचता होगा? ऐसा ही है यार, वो तो सैड होगा इस टाइम। अच्छा ये देखें यार, यूरोप का जो डाउनफॉल है अभी, बड़ी अजीब सी एग्जांपल दूंगा, फैंस भी बोलेंगे, मैं यूएफसी का फ़ैन हूँ। उसमें एक फाइटर है, उसका नाम है वो अभी सोचा नाम याद नहीं आ रहा। उसने बड़ी मशहूर बात की थी कि अमेरिकन फाइटर्स, यूरोपियन फाइटर्स आर नॉट डूइंग सो मच वेल इन यूएफसी लेटली। वो चैंपियन नहीं बन पा रहे। चैंपियन कौन बन रहे हैं? ब्राज़ीलियन, लैटिनोस, रशियंस, यस। ये सारे चैंपियन बन रहे हैं। तो उसने बड़ी एनालॉजी की इसके ऊपर कि ये हम लोग बेसिकली वोकिज्म के चक्कर में कमज़ोर हो गए। उसने बड़ी अच्छी एनालॉजी की। शॉन स्ट्रिकलैंड नाम है उसका, शॉन स्ट्रिकलैंड, यूएफसी फाइटर है, वो चैंपियन भी रहा है मिडिल वेट का, अभी वो बेल्ट हारा था। उसने बड़ी प्यारी बात की, वो खुद अमेरिकन है, तो उससे बड़ी अच्छी ट्वीट लिखी थी कि भाई हम लोग बेसिकली कमज़ोर हो गए, हम ये गे शर्ट में और इसमें गुस्से में सारा टाइम, वो सारे जो राइट्स हैं एलजीबीटी वगैरह इसमें हम पढ़े हुए, तभी हम वीक हो गए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इटसेल्फ अगर देखा जाए ना, इस टाइम यूएस में अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, ये यूरोप में भी स्टैट्स बताऊं, मोर देन जो जेनजी के अंदर, स्पेशली इन यूएस, मोर देन 40-50% पीपल आर नाउ लाइक यू नो दोनों सेक्स के ऊपर जा रहे हैं। LGBTQ+ है, LGBTQ+ वो चल रहे हैं अभी। तो ये बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है, क्योंकि more than 50%। क्योंकि देखो ना, सिंपल साइंस है। अब आप एक बात बताओ, हु इज लीडिंग दिस प्रोपेगेंडा? वेस्टर्न वर्ल्ड। यस। व्हाट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट देम? हाँ। देयर ओन पीपल। हाँ। सो उनको पहले कर दिया कमज़ोर, न्यूट्रलाइज कर दिया। मीडिया किनके पास है? उनके पास है। ओलंपिक्स के पास है? उनके पास है। रशिया जैसे कंट्री को उन्होंने ओलंपिक से बैन कर दिया। एग्जाम्पल समझो। अब उनको प्रोपेगेंडा बेचना है ताकि वो हमारा जो मसीहा है वो आएगा, फॉल्स मसीहा, वो आके सब, उन्होंने वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। तो पहले उन्होंने अपने ही लोगों को वो कर दिया। आप हॉलीवुड से क्या सीखते हैं? अगर आप एक मूवीज़ है ट्रू लाइज, उसमें वो एक जहाज़ उन्होंने ईजाद किया था, वो जो नहीं होता वो खुद टेक ऑफ करता है, खुद बैठता है, हाँ। उसकी ज़रूरत ही होती है उसकी रनवे पे, वो समझ गया मैं। हैरियर जहाज़ जो होता हाँ। है, वो ट्रू लाइज में आया था। कुछ साल बाद वो टेक्नोलॉजी वाकई में आ गई थी। यस। आप गेम्स में देखें, आप पुरानी मूवीज़ में देखें, उन्होंने टेक्नोलॉजी दिखाई होती है और कि future में- F-35 ऐसा ही है। हाँ नहीं F-35 तो, हाँ F-35 ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। तो समझ रहे हो, तो उन्होंने पहली से कुछ चीज़ें दिखाना शुरू कर दी। अब आप, कोविड जब आया था, लोग क्या समझते थे? दिस इज द एंड भाई। हाँ। नहीं, कोविड आता था उससे पहले एवेंजर्स दिखा कि मार्वल दिखा कि अमेरिका बाप है, अमेरिका मार्स अटैक कर लेगा, अमेरिका मार्स को उड़ा यहीं देगा, से आएगा। एलियंस को उड़ा देगा। एक Yes. कोविड आया, अमेरिका के हाथ में आ गई, सत्यानाश हो गया था। सत्यानाश हो गया, गवर्नमेंट गई, ट्रम्प हार गया इलेक्शन बिला वजह से। वैसे वो तो कुछ नहीं कर सकता कोविड के अगेंस्ट। तो उन्होंने पहले अपने आप को बर्बाद किया, क्योंकि दे डोंट गिव अ शिट अबाउट कि वो क्या चल रहा है। उनका सिस्टम ही पूरा दजाली है। अच्छा, यहाँ अल्ताफ भाई, मैं अल्ताफ भाई यहाँ ना मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ना जो मुझे एक तस्वीर समझ में आती है ना, वो मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े अदारे हैं ना, ख़ास तौर पे कॉरपोरेट तरह के हो गए, या ये बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं ले सकता कंपनियों के, ठीक है, बट ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके नीचे झैली अदारे, सब अदारे चल रहे हैं हज़ारों की तादाद में, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं बेसिकली। ये असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये क्या कर रहे हैं? ये मर्दों, देखो हर जिन्स की ना एक फितरत होती है। औरत की फितरत है पालना, मोहब्बत देना और एक नस्ल परवान चढ़ाना। मर्द की फितरत है रेजिस्ट करना, स्ट्रगल करना, फाइट करना, फाइट करना, फाइट बैक करना, डिफेंड करना अपनी फैमिली को। इन अदारों ने
बड़े बड़े अदारों ने बहुत टेक्निकली मर्द को सॉफ्ट करना शुरू कर दिया। ये करेगा कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता, मान ये बात, बच्चा का ये कह रहा है, तू मानेगा नहीं मानेगा, तू बहुत घटिया इंसान है, तुझे कैंसिल कर दिया जाएगा, तुझे तेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और लोग कैंसिल हुए बाकायदा। सर ये आप टॉप लेवल की बात कर रहे हो, इन्होंने शुरू से स्टार्ट किया है प्रोसेस फूड खिला के, पहला स्टेज। सबसे पहले से उन्होंने खाने को बर्बाद किया। यस, जो चीज़ आप खा रहे हो, जो चीज़ आप पी रहे हो, मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट्स पी रहे हो, पेप्सी जात की, कोक जात की, सारी चीज़ें जात की यू बिकम व्हाट यू ईट। एग्जैक्टली। तो उन्होंने पहले इस पे काम किया। अब आप अगर कोविड की आपको याद होगा, कोविड में यूरोप में सबसे ज़्यादा मसला कहाँ पे आया था? इटली में, याद है? यस, क्यों? इटली की सबसे हाईएस्ट ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है यूरोप में, और वो प्रोसेस फूड खा खा के पागल हो चुकी है। वो एक्सट्रीमली पिग और पॉक की कंजम्पशन है उनकी, तो उनका जो इम्यून सिस्टम था वो वैसे ही बहुत बर्बाद था। तो सबसे पहले वो इफेक्ट हुए। मेजॉरिटी जब आप देखिए पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में कितनी गंदगी है लोगों के। सर हमें तो बर्ड फ्लू आता, मुर्गियाँ स्टोर कर लेते हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो यहाँ पे कोविड आया था, इतना नुकसान क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे अभी अवाम जो है इतने उनके प्रोडक्ट्स यूज करने के कायल नहीं है। ऊपर से इतना गंद बला खा खा के ना वो इम्यून भी हो गए, थोड़े बहुत महंगे कुछ भी हैं, तो वो उनको इतना फर्क नहीं पड़ा। आप भी अपने आसपास देखोगे ज़्यादा कौन लोग कोविड का शिकार हुए, जो किस तरह का फूड खाते थे, कंज्यूम करते थे। तो इन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया, आपको पहले वहाँ से कमज़ोर बनाना शुरू कर दिया, फिर मीडिया में आपके पास मीडिया के ऊपर आ गया, फिर जर्नलिज्म आ गई, फिर इसका वोक का तड़का लगा दिया। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी उनकी यार। लेकिन अल्ताफ, इसमें एक चीज़ है, अगर हम बात करें ना प्रोसेस फूड्स की और वोकिज्म की ना, सही है, हो रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन यार किसी तरह से कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड है बिल्कुल। लेकिन यार इससे सबसे बड़ा थ्रेट उनकी अपनी आर्मी मैन को भी तो है यार। तुम समझे नहीं ना। देखो भाई, उनको नहीं है परवाह कि उनका मुल्क बचे या कुछ बचे, उनको तैयारी करनी है जो ऊपर से आ रहा है, क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन है। वो इंसानियत के दुश्मन है बेसिकली। भैया अगर कमजोर हो, मैं आपको एक स्टार्ट बताऊं, आफ्टर द कोल्ड वॉर ना, जब बर्लिन वॉर गिरी, इस टाइम अच्छे खासी कंट्रीज की जो मिलिट्री है ना, उसको यूएस डिक्लेयर कर चुका है कि ये जंग के काबिल नहीं है। लिटरली, मतलब जर्मनी का जितना डिफेंस बजट है, जर्मनी की जितनी फायर पावर है, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो जर्मनी को डिफेंड कर सके। बहुत सारे जो आपको बड़े बड़े मुल्क नजर आते हैं ना इस टाइम, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, स्पेन, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं, इनकी कोई मिलिट्री नहीं है, क्योंकि इनको पिछले 20-30 साल से प्रोटेक्शन मिली हुई अमेरिका से, नंबर 1। नंबर 2, रशिया डाउन था, रशिया कम बैक कर रहा था, इनको कोई खतरा नहीं था। दे फोकस्ड अ लॉट ऑफ मनी ऑन व्हाट, इन स्पेंडिंग ऑन पीपल, लाइक यू नो वेलफेयर वगैरह पे इमिग्रेशन से लोग बुला दिए। अब आप खुद सोचो ना यार, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं बचता, और हम लोग सारा टाइम इस पे रोते हैं कि मिलिट्री बजट खा गई, ये हो गया फला टीम का। हमारी मजबूरी है मिलिट्री, और वो जो है मिलिट्री पे स्पेंड नहीं कर रहे, 1% 2% स्पेंड कर रहे हैं, और वो किस तरह प्रोटेक्टेड रहे हैं? क्योंकि वो आपस में उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने पहले से गेम पे उठा दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, यूरोपियन यूनियन ने बनाया, लड़ना बंद करो आपस में, सब एक हो जाओ। एक हो गए, अमेरिका को बोला भाई तू गार्ड पे खड़ा हो जा, ठीक है, अमेरिका खड़ा हो गया, हाँ भाई आ जाओ। रशिया से लड़ता रहा 50 साल तक कोल्ड वॉर में, रशिया डाउन हो गया, मसला खत्म हो गया। 20 साल तक वो और कमज़ोर हो गए। अभी रशियन मिलिट्री ने, सीआईए ने, पेंटागन ने स्टेटमेंट्स पास किए हैं कि भाई आप लोग अपने डिफेंस बजट पे स्पेंडिंग बढ़ाएं। अब जब रशिया दोबारा उठ गया ना, एज अ बियर जो कहते हैं, रशियन बियर राइज अगेन, उन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग दोबारा बढ़ाना शुरू कर दी है, और दे आर बाइंग मोर इक्विपमेंट। दैट्स व्हाट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वांटेड। ये जो पूरी जंग हुई है ना यूक्रेन वाली, ये खुद इन्होंने किया आपस में। ये जो पूरी जंग है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये चाहता है कि जंग हो, क्योंकि रशिया को उन्होंने ट्रैप कर दिया। उसने बोला भाई नहीं आओ, मेरे बॉर्डर करीब नहीं आओ, बफर जोन है यूक्रेन, बफर जोन रखो, करीब नहीं आओ, दूर रहो दूर रहो। वो घुसते रहे, नहीं यूक्रेन को भी नेटो को मेंबर बनाएंगे, क्या हुआ एक्चुअली? रशिया पेपर पड़ा, भालू आप रशियन को भालू के सैंपल है ना, अब भालू को डंडी कर रहे हो, आप बोलो भालू अटैक नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल प्री प्लान। अब वो मिलिट्री आप न्यूयॉर्क स्टॉक पे जाओ, उनके शेयर प्राइस देखो, उनपे कितनी बाइंग, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो यानी जहांगीर, इसका मतलब तो ये है कि रशियन ब्लॉक, हम भी इवन कंट्रीज को तो हम कह सकते, ये शायद मेरा ख्याल है इस तरफ होगा। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, समझ लेते हैं एक सीधे हाथ पे एक उल्टे हाथ पर है। उल्टे हाथ पे वो लोग हैं, तो सीधे हाथ की तरफ मेरा ख्याल है ये हमारा जो ब्लॉक है, इस तरफ का जो एरिया है सारा, रशिया और चाइना, इवन शायद हम भी। टू अर्ली टू से फिलहाल। लेकिन यार ये वो कदम यहाँ नहीं, मतलब देखा जाए ना, ये लोग फिर भी उससे महफूज, बहुत ज़्यादा महफूज, बहुत महफूज है। इवन हाँ, ये कहा जा सकता है कि ममालिक के लेवल पे तो ये चीज़ नहीं होगी कि फलाना कंट्री इस जगह पे, हाँ कंट्रीज में मिक्स वो होंगे जिस तरह पाकिस्तान में भी हैं,
अलग अलग लिबरल्स इस तरह के या एक्सट्रीमिस्ट इस तरह के हैं, तो हो सकता है शायद कुछ लोग उस तरफ हो, कुछ लोग इस तरफ हो। लेकिन यार ये बात वाकई सच है कि हमारे ये जो एरियाज है ना, ये वोकिज्म और ये LGBTQ+ वगैरह का जो ये पूरा तूफान आया ना, इससे काफ़ी हद तक महफूज है। देखिए अपना कैसा बुराई हर माशरे में होती है, ठीक है, और सेकुलर माशरे का आप ये समझ लें कि जो बुराई, इखलाकी बुराई जो है वहाँ आम हो जाए ना, उसको लीगलाइज कर देते हैं। गे लेस्बियन वहाँ भी बुरे समझे जाते थे। आज से अगर 30-40 ज़्यादा पीछे, 40-45 साल पीछे चले जाओ, सजाएं होती थी, बकायदा इलाज होते थे उनके, ठीक है। लेकिन ये फिर भी हर कल्चर का हिस्सा है, पाकिस्तान के कल्चर का भी हिस्सा है, टाबू कल्चर है पाकिस्तान का ये। सऊदीया में भी ये होता है, दुनिया के हर मुल्क में होता है। इट्स अबाउट कि आप उसकी तरवीज करना शुरू कर दो। हाँ। सर ये इतना बुरा था ना यूके में, दिस LGBTQ सिंह, वो आपने मूवी देखी है इमिटेशन गेम? यस, एलन टर्नर, हाँ, एलन ट्यूरिंग, यस, मैं हमेशा नाम भूलता हूँ एलन उसका। ट्यूरिंग साहब जो थे, वो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई, वो उनको कहते थे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। उन्होंने वो डिवाइस नहीं बनाते, एनिग्मा कोड को नहीं कोड कर सकते थे अलाइड पावर्स, जो एनिग्मा मशीन थी आपस में कम्युनिकेशन के लिए जर्मनी की, उसको नहीं तोड़ पा रहे थे। भाई साहब ने मशीन बनाई, वो मशीन बनाई, एनिग्मा का वो कोड तोड़ा, वो जंग जीत गए। जंग अजीम दोम इसकी वजह से जीता है। हाँ, और उसको क्यों केमिकली कास्ट्रेट कर दिया? जस्ट बिकॉज ही वाज LGBT। गे था वो गे था बेसिकली, ही वाज हैविंग अफेयर विद बॉयज। अब उसके बोलो, साथ क्या किया? उसको केमिकली कास्ट्रेट किया है और वो उसने मर खुदकुशी गया। कर ली। खुदकुशी कर ली उसने। ओह, सिर्फ इस वजह से? हाँ, तो उसने खुदकुशी कर ली। अब वो अगर ऊपर से 2011 देख रहा होगा यार मेरे साथ क्या नहीं 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 नहीं, सुनो ना, अब जब वो आ गए दोबारा पावर में, और वो पावर अब जाके पावर में आए और गवर्नमेंट उनकी प्रो हो गई, तो उन्होंने, क्वीन ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अर्ली 2000s में अपॉलॉजी दी है। ये सीन चल रहा है। वो कहते ना वक्त एक जैसा नहीं जाता, चेंज हो बात गया। बदल दिए एग्जैक्टली। तो एहसास अब आप ये समझ लेना, ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ना रंगीला शाह की फौज बनती जा रही है। अल्लाह माफ करे, सही बात है। रंगीला शाह एक बादशाह गुजरा है, जो बादशाह था, हाँ, वो कहता था कि भाई मैं मौसीकी के जरिए ना हाँ। जंग का खात्मा करूंगा, जंग अरे मैं लड़ूंगा। अभी बड़ी मजे की चीज, गाजर मूली की तरह अब्दाली ने काट दिया था हाँ। शेरशाह सूरी ने काटा था या अब्दाली ने काटा था, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, बट गाजर मूली की तरह काट दिया था उसकी पूरी फौज को। यार मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सारा वर्ल्ड ऑर्डर, हम तो छोड़ो ना, हम तो बहुत ही बाद में आते हैं, ये सारी चीज़ें अगर इस तरफ जा रही हैं, तो यार इनके आर्मी मैन को सबसे बड़ी थ्रेट है। दुनिया भर की नज़रें यूएस पे इसलिए जाती हैं कि यूएस यार इकोनॉमिकली तो अपनी जगह स्ट्रांग है ही है, यार इसके पास स्ट्रेटेजिकल वेपन्स हैं, इसके पास ये इस कदर जदीद असला है कि दुनिया इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल की अगर हम एग्जाम्पल लें, वो अगर इन असले को बनाने वाले, चलाने वाले इस वबा का शिकार हो जाते हैं, तो यार सबसे बड़ा थ्रेट तो इनको खुद को है फिर। तो इसलिए तो सर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बंदे ताकत पकड़ लें कि वहाँ का राइट खड़ा हो रहा है कि हम तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। सारी चीज़ें देखो, दज्जाली निज़ाम को ना फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का इंसान तबाह हो रहा है या अमेरिका का, या अमेरिका का तबाह हो रहा है। सही है, इंसान तबाह होना चाहिए, मेन पर्पस भाई ये। देखो पेप्सी बनाई ना उन्होंने, पेप्सी को बोले पेप्सी है या कोक है, जो भी है उसमें शुगर है, जो भी है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ होती है? वहाँ पे होती है। सही है, सबसे ज़्यादा दुनिया में ओबेसिटी कहाँ है? अमेरिका में। वही है। सारे ड्रग्स कहाँ बने? वहीं है। सबसे ज़्यादा इनकार्सेशन कहाँ है? इनकार्सरेशन वहीं पर है। कोकेन वहीं बनी है, हर चीज़ वहीं बनी है। तो इफ दे वुड हैव गिवन इफ दे वुड हैव गिवन एनीथिंग डैम अबाउट देयर ओन कंट्री और देयर ओन पीपल, ये सब चीज़ें करते ही नहीं। हाँ, ये सब चीज़ें पकड़ते, उसके बाद वेपन यूज़ करते बाकी कौमों के खिलाफ। उन्होंने हर चीज़ तो अपने पास पहले अप्लाई की ना, हॉलीवुड मूवीज़, ग्लैमर, न्यूडिटी, हर चीज़ उन्होंने पहले अपने ऊपर अप्लाई की, उसके बाद उन्होंने बाकी लोगों ने उनको देखा, कॉपी पेस्ट किया, बिकॉज सॉफ्ट पावर के थ्रू मैसेज पहुँचाए जा रहे तो वो चल रहे। और एक कोविड आया, उनकी औकात सामने आ गई, इतना सा वायरस था, बैंड बजा दी, क्योंकि फिजिकली मेंटली हर लिहाज से वो वीक है। जितनी उनकी कंजम्पशन है केमिकल्स की, चीज़ों की, तो वो हर बंदा वहाँ पे ओबीस है भाई। बड़े मसले हैं वहाँ पे। ये मज़ा आया मुझे आपकी मुझे डिस्कशन भी में। बड़ा मजा आया। देखिए अल्ताफ भाई आप अच्छा एडिशन साबित हुए। बहुत बड़ा एडिशन साबित हुआ। अच्छा, ओबेसिटी पे बात कर रहा था ये। मैं पेप्सी पी के खुद मोटा हो गया वहाँ। तो इससे पहले कौन समझा सकता है भाई मसले को। लेकिन यार बहुत ही आपने ना एक एक्स्ट्रा मसाला ऐड किया हमारी डिस्कशन में। थैंक यू। हम लोग इसमें बात करते थे हमेशा कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, निज़ाम किस तरह बदले जा रहे हैं, बट तारीखी हवालों से, यूरोप की खास तौर पे तारीख, उसमें जो आपने बातें बताई कि ये यूरोप किस तरह से खड़ा हुआ, क्या इसके पीछे इनके मफाद क्या है, बाही मफाद क्या है, तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है हमारी डिस्कशन में भी। थैंक यू सर। दुनिया बहुत तेज़ी से जो है वो अपनी तबाही की तरफ जा रही है। इंसान का एक फ्लॉ समझ लें इंसान की नस्ल में, कि जब भी ये तरक्की की मिराज को छूता है तो सबसे पहले अपनी तबाही के सारे पैदा करता है, और जो भी रोकता है वो मुतशद्दिद कहलाता है, फंडामेंटलिस्ट कहलाता है, छोटी सोच वाला कहलाता है।
बट द पॉइंट इज़ कि आज जिन लोगों को ये कहा जाता है ना कि ये छोटी सोच वाले हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये इजहार आज़ादी राय के ख़िलाफ़ हैं, तो यकीन जानिए 50-60 साल बाद उनकी आने वाली नस्लें कहेंगी या काश इनकी बातें सुन ली होती तो आज हम इतनी सत्यानाशी में ना पड़ते। आई होप चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। आई होप कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी इंडियंस जो लड़के बच्चे हमें देख रहे हैं वो इन फितनों से ख़ुद को महफूज रखें। मैं फितना इसलिए कहता हूँ कि इवेंचुअली इसमें बड़ी कशिश होती है, बहुत ही इसमें खुशनुमा चीज़ें दिखाई देती हैं कि यार कितने मज़े का, कितनी तफरी आ रही है, बट ये बैक पेपर की उस धुन की तरह है जो आखिर में आपको खाई तक लेके जाएगा। अभी समझ नहीं आएगा, शायद 5 साल में भी समझना है, शायद 10 साल में समझना है, पर 15-20 साल में इसका अंजाम जो है ना वो तबाही की जाने पे। आई होप वालिदैन जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह की सोच जो है उनके दिमाग में परवान चढ़ रही है। वो जो नौजवान नस्ल देख रही है वो अपनी बुनियाद पे वापस आ जाएं, अपने इस्लाम को मजबूती थाम लें, अपने अपोलोजेटिक होना छोड़ दें, अपने अकायद पे, अपने नज़रियात पे, अपने सोच पे। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी बात समझ आई होगी या हम समझा पाए होंगे। कोई चीज़ ऐड करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें तो वो लाजमी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में उसको भी डिस्कस कर सकें। तब तक के लिए मुझे काजी मोहम्मद हारिस साहब और अल्ताफ़ वज़ीर अहमद साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।